आइए आज अध्ययन करते हैं शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। वास्तव में शुक्राणु जनन प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप शुक्राणु या स्पर्म का, या जिसे हम मनुष्य में नर गैमीट कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं, उसका निर्माण होता है। तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती कहाँ पर है? सबसे पहले यही प्रश्न आता है दिमाग में। तो आपने पढ़ा है कि जो नर जननांग है वो है वृषण। वृषण के भीतर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। कौन सी रचनाएं होती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, या फिर जिनको हम कहते हैं शुक्र जनन नलिकाएं। इन शुक्र जनन नलिकाओं की भीतरी दीवार यानी कि आंतरिक भित्ति में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। वास्तव में ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये है क्या? ये अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं हैं, और ये जैसे कि शरीर की बाकी की कोशिकाएं होती हैं, कैसी होती हैं? द्विगुणित होती हैं। उसी प्रकार से ये जो कोशिकाएं हैं ये भी द्विगुणित होती हैं। अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं, जिनको कि हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया अपनी संख्या को बढ़ाती हैं, और आपको मालूम है कि संख्या को बढ़ाने के लिए कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? विभाजन होता है समसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोटिक डिवीजन, जिसकी ये विशेषता होती है कि जो विभाजन के फलस्वरूप बनी कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित ही होती है। द्विगुणित कोशिकाओं में होती हैं और इनके परिणाम स्वरूप जो बनती हैं वो भी द्विगुणित होती हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया, जो कि अंदर की भित्ति में है, आंतरिक भित्ति में है, उसने अपनी संख्या को बढ़ा लिया, संख्या में वृद्धि कर ली। लेकिन जो कोशिकाएं बनी थीं वो कोशिकाएं क्या थीं? वो भी 2n ही थी। ये स्पर्मेटोगोनिया है जो कि आंतरिक भित्ति में स्थित है, और इसमें विभाजन हुआ तो इससे 1 से 2, फिर 2 से 4 इस तरह से बनती गई, यानी कि जो संतति कोशिकाएं हैं उनकी संख्या बढ़ी, लेकिन उनमें गुणसूत्रों की संख्या वही रही 2n। ठीक। अब इसके बाद जो समसूत्री विभाजन से बनी हुई ये कोशिकाएं हैं, इनमें से कुछ कोशिकाएं, सभी कोशिकाएं नहीं, कुछ कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन की पहली अवस्था में प्रवेश करती हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था में सभी की सभी कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया जो है वो प्रवेश नहीं करती हैं, कुछ ही प्रवेश करती हैं, और जो अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश करती हैं उनको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी भी इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित यानी कि 2n, जो कि मनुष्य में 46 होती है, वही है। ठीक है। अब आप याद कीजिए कोशिका विभाजन को। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है? इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। जो पहला विभाजन होता है वो न्यूनकारी विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में पहला विभाजन न्यूनकारी है। न्यूनकारी का अर्थ हुआ कि गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी रह जाती है, कम होकर के आधी रह जाती है। तो पहला विभाजन हुआ, किसमें हुआ? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हुआ, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनी वो कहलाई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो गुणसूत्रों की संख्या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितनी थी? 46 थी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित यानी कि 23 हो गई। ठीक है, यानी अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे पूरा हो गया, और क्या हुआ? 1 से 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने। एक कोशिका से 4 बनने वाले हैं। ये 2 बार ये विभाजित हुई। पहला विभाजन हुआ न्यूनकारी विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह गई, और दूसरा विभाजन जो हुआ वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि समसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें इसकी संख्या केवल 1 से 2 हो गई, इसकी संख्या 1 से 2 हो गई, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या
इसमें पहले ही 23 थी तो यहाँ भी 23 रही। इस प्रकार से आपने देखा कि एक जो स्पर्मेटोगोनिया थी उससे 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। अब ये जो 4 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं इनके अंदर अब कोई विभाजन नहीं होना है। आपको मालूम है कि जो गैमीट्स हैं, शुक्राणु भी गैमीट है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, तो अगुणित संख्या हमको यहाँ प्राप्त हो चुकी है। अब क्योंकि ये शुक्राणु के सदृश अभी नहीं है तो इसके अंदर रूपांतरण की क्रिया होगी और इस रूपांतरण की क्रिया में ये बदल जाएगा। उदाहरण के तौर पर जो यहाँ पर आपको प्राप्त हुई है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इससे स्पर्मेटिड बन रहा है। जो बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से ये स्पर्मेटिड कहलाएगा जब 4 ये बन जाएंगे। तो ये जो स्पर्मेटिड है ये स्पर्म से किस तरह से अलग है? ये वाला स्पर्मेटिड है, ये स्पर्म है। तो स्पर्म से ये किस तरह अलग है? क्योंकि ये अचल है, इसके अंदर चल अंग नहीं है, ये आकार में छोटा है। तो इसमें क्या होगा? इसमें वृद्धि होगी, इसमें रूपांतरण होगा और उसके बाद ये एक परिपक्व शुक्राणु में बदल जाएगा जो कि चल होता है। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से, ये स्पर्मेटिड है, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड से स्पर्म में रूपांतरित होने की जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस तरह से शुक्राणु के निर्माण के विभिन्न चरण और विभाजन पूर्ण होते हैं। आप शब्दावली को बहुत ध्यान से समझेंगे और साथ में ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि गुणसूत्रों की संख्या किस तरह से परिवर्तित होती है, किस तरह गुणसूत्र बढ़ते हैं, विभाजन कौन सी अवस्था में होता है। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, ये प्रक्रिया है स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि हो रही है, शुक्राणु के निर्माण की पूरी प्रक्रिया है। और स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को। इसके साथ ही आप ये भी जान लेंगे तो ठीक रहेगा कि ये सारी प्रक्रिया जो है ये शुरू कब होती है? जबकि बालक किशोरावस्था में या प्यूबर्टी की एज में पहुंचता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किशोर अवस्था में ही इसके अंदर सेक्स हार्मोन्स या लिंग हार्मोन्स सक्रिय हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है जो कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ये अग्र पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो अग्रिम पिंड होता है, अग्रपाली होती है, उसको उत्तेजित या उद्दीप्त करता है, जिससे कि 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरे का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? ये दोनों ही हार्मोन्स वृषण को प्रभावित करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स पहुंचकर लीडिक कोशिकाओं को प्रेरित करता है कि ये एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण करे, ठीक है, जो कि नर हार्मोन है। और FSH ये प्रेरित करता है सर्टोली कोशिकाओं को। आपको मालूम है पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि टेस्टिस या वृषण के अंदर ही ये दोनों संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हार्मोन्स का उत्पादन होता है किशोरावस्था में और ठीक उसी समय से ये शुक्राणु जनन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। आगे हमको देखना है कि एक शुक्राणु की संरचना कैसी होती है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, 1 से अधिक बार देखिए और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास कीजिए। इसे कॉपी में बनाइए, अभ्यास कीजिए। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।